हैं, और ये पार्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर्स। बट इसमें याद करने वाला पोर्शन बहुत कम है, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। देखो सबसे पहले तो सेमी कंडक्टर्स क्या है, ठीक है। कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ये तीन हम लोग टर्म सुनते हैं। कंडक्टर जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में यूज किया, इंसुलेटर जिनको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, और सेमी कंडक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं पड़ती है, मॉडरेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन करें अगर तो लिख सकते हैं कि कंडक्टर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है तो वो 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर के आसपास होगी। ये वैल्यू हमने किसकी लिखी है, ये वैल्यू मैंने लिखी है कंडक्टिविटी की। और एक बात आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा अल्फा, तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, याद है। इंसुलेटर्स किनको बोलेंगे, इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻11 ओम मीटर के ऑर्डर की होगी। और इंसुलेटर्स को हम किसी भी तरह से यूज नहीं करते हैं कंडक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेंगे। हाँ, सेमी कंडक्टर्स जो है वो एक तरह से इंटरमीडिएट वैल्यू रखते हैं। सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेके 10⁻5 ओम मीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। और खास बात इसकी ये है कि इसका अल्फा जो है वो निगेटिव होता है। तो ये एक आध बार पूछा भी जा चुका है कि अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमी कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब ये थोड़ा सा कहो तो याद दिलाऊं जहां तुमने करंट में पढ़ा होगा। क्यों, रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था। RA/L। नहीं, RA/L तो आर के फॉर्म में, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं चाहता हूँ उस फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है m/n(e²τ), याद है। यस यस। m जिसमें है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, टाउ जो है इसका मीन फ्री टाइम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बताओगे। और एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। क्यों, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम पीरियड। एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो होता क्या ना कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल वेलोसिटी के। क्योंकि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी नहीं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा कि उसके कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, फॉर कंडक्टर्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो फॉर कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एन कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो टाउ है ये डिक्रीज होता है। तो टाउ डिक्रीज होने से जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, यानी कि अल्फा इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। हम्म, लेकिन फॉर सेमी कंडक्टर्स
फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए भी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ कम होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि एन की वैल्यू बढ़ जाती है। और ऐसे समझो कि एन की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, टाउ की वैल्यू उतनी नहीं कम हो पाती है। अल्टीमेटली एन इंटू टाउ का प्रोडक्ट बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी कम होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखिए बात, ये ऑलरेडी उसमें है, करंट वाले में हो सकता है बताई भी गई हो। ठीक है, बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट लिखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है ना, फॉर सिंगल एटम एंड फॉर सिंगल एटम के लिए, या फिर क्लोजली स्पेस्ड एटम्स के लिए, मतलब नॉर्मली जैसा होगा, कई सारे एटम्स होंगे तो। देखिए अगर सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम है का मतलब है कि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है या कई सारे इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ऐसे मान के चलो कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखना है, इस इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लिखना है, तो इसके एनर्जी में मोस्टली जो इफेक्ट डालेगा वो एक ही न्यूक्लियस डालेगा, मतलब एक ही न्यूक्लियस के इफेक्ट में है ये। और जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो ये -E² आ जाएगा, यानी ये बनेगा -E²/4πε0r। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही बनाते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो ये ग्राफ जो है वो -1/r का ग्राफ बनेगा। तो -1/r का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। बताइए पहले तो, क्लियर ये बात। अब -1/r यस। का जो ग्राफ बनाया हुआ है, इसका अब मतलब समझिएगा। देखो, अब इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग शेल्स में भी हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के एकदम क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री भी है, क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया एक तरह से 1s। 1s के बाद क्या आता है, 1s हो गया, 1s के बाद 2s हो गया, 2p हो गया,
1s 2s 2p देन 3s हो गया। तो इसको इसका मतलब समझिएगा कि जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो उनका जो मूवमेंट का एरिया है ना, ऐसे कह लो कि उनके घूमने फिरने की जो जगह है वो भी बहुत कम है, वो इतने ही रीजन में कहीं हो सकते हैं। 2s वाला इलेक्ट्रॉन इस रीजन में हो सकता है, 2p वाला इस रीजन में हो सकता है, और 3s वाले को देखो तो 3s वाले के पास ऑप्शन ज्यादा है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो काफी लार्ज होने की वजह से उसका मूवमेंट का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया। अभी डिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने जो बोला वो समझ में आ गया ना इतनी बात, सीधे सीधे कि जैसे जैसे वो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर जाता जाएगा। ठीक, ये तो हो गया किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक एटम के लिए मैंने ये एक ग्राफ लिया है। अगर मैं मान लूं कि इस ग्राफ ऐसे कई सारे एटम्स हैं, और वो जो कई सारे एटम्स हैं वो अगल बगल हैं, तो क्या इनके ग्राफ भी सब अगल बगल होंगे? ये बताओ, ये मैंने इसी के अगल बगल बना दिए कई सारे, सपोज समझने के लिए। बताओ, अब आप ध्यान से देखो, अगर कई सारे एटम्स के ग्राफ हम अगल बगल बना दे रहे हैं, रुको जरा दोबारा बना रहा हूं। ये हो गया एक के लिए, लेट से, फिर ये हो गया दूसरे के लिए, इसीलिए थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। अब इमेजिन करो कि कई सारे एटम्स आसपास रखे हैं जैसा कि लैटिस में होता है। तो अब आप अगर ध्यान से देखो, इसमें से ये आर हटा देता हूं। अब आप देखो कि जो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का 3s का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के 3s का इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उन दोनों का जो ओवरलैपिंग रीजन है वो कॉमन हो जा रहा है? मतलब जो लास्ट वाला जो रीजन है वो एक तरह से कॉमन हो जा रहा है। हम्म और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है यहां से यहां तक का, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, एक तरह से ये हो गया ओवरलैपिंग रीजन। तो अगर इस ओवरलैपिंग रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसी ओवरलैपिंग रीजन को हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया है तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो पूरे लैटिस में कहीं भी घूम फिर सकता है। जो हम लोग मेटल्स के केस में बोलते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? तुम इसको ऐसे मान के चलो कि एक कॉलोनी है, मतलब एक मोहल्ला है, और उस कॉलोनी में सब घर बने हुए हैं, घर में अलग अलग फ्लोर है। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, और इमेजिन ऐसे करो कि उन सबके जो थर्ड फ्लोर है वो सब जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ नीचे से अलग हैं सारे फ्लोर्स, नीचे वाले फ्लोर अलग अलग हैं लेकिन जो थर्ड फ्लोर है वो कॉमन है। तो अब सीधी सी बात है कि जो थर्ड फ्लोर पे रहेगा या थर्ड फ्लोर के ऊपर भी कोई फ्लोर है उसमें भी जो होगा, तो उस वो बता ही नहीं पाएगा कि वो किस एटम का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो तो पूरे में कहीं भी जा सकता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इवन इनफैक्ट होता क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, हम्म तो एक शेल ये ले लेते हैं सपोज, एक और शेल बना देते हैं, एक और शेल बना देते हैं। हम्म मान लो कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो क्या होगा ना कि अगर ये दूर दूर है तब तो ये सिचुएशन है, लेकिन अगर ये पास पास आ जाएंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो फाइनल बीच वाला पोर्शन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कहीं भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो एक तरह से वो मॉडिफाई हो गया। ठीक है ना, आइसोलेटेड एटम्स के लिए सिचुएशन अलग है, ठीक है ना, इनके लिए अलग सिचुएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन
higher orbitals are shared among the closely spaced atoms. समझ में आई ये बात? ये दोनों हो गए आइसोलेटेड Yes. एटम। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बैंड? अच्छा, एनर्जी बैंड भी अभी मैंने होता क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही एटम है, तो एक एटम में इस लाइन की एक ही वैल्यू होगी। मतलब एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये -13.6 है, ये -3.4 है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इफेक्ट में है। लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे एटम्स उसके आसपास हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सब जगह घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ना होके वो एक रेंज में होगी। और जब एनर्जी रेंज में हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। मतलब एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड में क्या फर्क है? क्यों भाई? तो यही हम बोल सकते हैं कि हेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन will not be single valued. Rather, it will be a range. Hence, इसी को हम लोग बोलते हैं इसीलिए एनर्जी बैंड। मतलब एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या फर्क है? क्लियर है? Yes, sir. नोट्स में भेज दूंगा, तुम बाद में कॉपी कर लेना। बताओ, समझते चलो, नोट करना है तो करो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। बोलिए। तो क्या होगा कि इसका जो 1s होगा, 1s तो बहुत पतला होगा। फिर जो इसका 2s होगा, 2s थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होगा। फिर इसका जो 2p होगा वो थोड़ा और ज़्यादा मोटा होगा। और इसका जो 3s होगा वो और ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1s में जो एनर्जी की रेंज होगी, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका एनर्जी का जो रेंज होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो 1s वाला जो बैंड होगा वो एकदम पतला सा होगा 1s। फिर 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2s का बैंड थोड़ा बड़ा हो गया। फिर 2p का जो बैंड है वो थोड़ा और थिक हो गया। और 3s वाला जो है, 3s के ऊपर भी है 3p, तो 3s वाला जो बैंड है इसका, तो वो इसका हाफ फिल्ड है ना। तो भाई 3s जो है वो पार्शियली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला जो बैंड है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये सब पता होगा ना, ये सब थोड़े ना बताना है। क्यों? वैलेंस बैंड। ठीक है, और अगर हम 0 केल्विन पे एट 0 केल्विन, ये जो मैंने एक एरो बनाया हुआ है जिस एनर्जी लेवल पे, ठीक है ना, एट 0 केल्विन दिस एनर्जी लेवल is called
दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं तक होंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बात करें, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी लेवल से थोड़ा ऊपर मिलेंगे, ठीक है ना। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एट अ लेवल, या ऐसे बोल सकते हैं एट सम हायर लेवल देन फर्मी, at some higher level than Fermi एनर्जी लेवल, ठीक है ना। क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है 0 केल्विन पे, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल की जो डेफिनेशन है वो है 0 केल्विन पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो डेफिनेटली फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर होंगे, ठीक। अब एक और टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एक हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड था बताइए अब। कंडक्शन बैंड, और एक हो गया वैलेंस बैंड। क्यों भाई? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो कॉमन वाला पार्ट था, याद है ना, जो सारे एटम्स का कॉमन हो गया था, इसको हम लोग बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। ऐसा हो सकता है कि किसी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं हो, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा तो फिर वो एक तरह से नॉन कंडक्टर हो गया, कंडक्टिंग नहीं है वो। बट अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो वो कंडक्टर बनेगा। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, this gap is called delta Eg and it is known as forbidden energy gap। इसको बोलते हैं forbidden energy gap, ठीक है। और ये जो गैप है फॉर कंडक्टर्स के लिए ये गैप होता ही नहीं है। फॉर कंडक्टर्स डेल्टा Eg इज लेस देन 0, मतलब नहीं होता को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि लेस देन 0 है, ठीक है। फॉर इंसुलेटर्स डेल्टा Eg की जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वो एनर्जी है जो हम टेम्परेचर बढ़ा के अचीव नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में भेज दें, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर्स के लिए, फॉर सेमी कंडक्टर्स, तो सेमी कंडक्टर्स के लिए ये जो गैप होता है, दिस गैप इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, और 0.7 के आसपास इसकी वैल्यू है फॉर जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। तो सिलिकॉन के लिए 1.14 है, जर्मेनियम के लिए 0.7 है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। तो यहाँ 2-3 टर्म आए हैं, व्हाट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, एंड व्हाट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। बताइए तीनों क्लियर है? सर फर्मी एनर्जी लेवल वो 3s का हाफ वाला है। मतलब ये मैंने केवल सोडियम के एग्जाम्पल लेके बताया है कि सोडियम के एग्जाम्पल में वो 3s का हाफ पड़ेगा। एक्चुअली वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरी नहीं है कि उन सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एक ही हो। मैक्सिमम रेंज है ना सबका, सारे इलेक्ट्रॉन्स रेंज में है, तो उस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग बोल रहे हैं फर्मी एनर्जी लेवल। बट ध्यान ही रखना है कि इट इज डिफाइंड एट 0 केल्विन। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू उससे ज्यादा मिलेगी हमको, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस उस वैल्यू से ज्यादा पे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स।
बताइए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन बेटर सेमीकंडक्टर हुआ? जर्मेनियम। जर्मेनियम। एंड दिस कैन बी easily achieved at रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही जाता है, क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत कम है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग सेमी कंडक्टर्स पे फोकस करते हैं, और सेमी कंडक्टर्स को भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेमीकंडक्टर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और एक कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। मोटा मोटा इन दोनों में अगर डिफरेंस बोला जाए, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। अब प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब है वो भी आते हैं अभी, ठीक है। और दे आर हैविंग लेस कंडक्टिविटी, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी लो रहती है, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। और दूसरे वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। है क्या, प्योर वाले को ही हम इम्प्योर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो यूज कौन से होते हैं? कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज होंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ही यूज होंगे, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते क्योंकि उनका कंडक्टिविटी बहुत कम है। क्लियर इतनी बात? अब बात ये आती है कि इंट्रिंसिक क्या है और इनकी कंडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले इंट्रिंसिक पे ही फोकस करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बोलेंगे? जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, तो मेन बातें लिखते हैं। जैसे ये सबसे पहले तो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होंगे। तो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स में क्या खास बात है? ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स में क्या खास बात है? फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स में खास बात ये है, जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से दिखाते हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में हम बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा? क्या पढ़ते हो, कोवेलेंट बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है ये? हम्म क्यों भाई? यस। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे,
और शेयर्ड होने से क्या हुआ कि उसने अपने आउटर सेल में 8 पूरे कर लिए। बोलिए। तो इस तरह से ये पूरी ग्रुपिंग रहती है। मतलब अगर हम पूरा बनाएं इसको तो ऐसे कई सारे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। डिलीट। तो कोई भी एक सिलिकॉन के अराउंड कई सारे सिलिकॉन रहेंगे, और वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब ये बताओ कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ये सारा का सारा काम ये कहाँ हो रहा है? कंडक्शन बैंड में हो रहा है कि वैलेंस बैंड में हो रहा है? ये सारी एनालिसिस कहाँ है ये? कंडक्शन। अच्छा, ये सारा का सारा काम हो रहा है वैलेंस बैंड में। और बाय डिफॉल्ट मतलब अगर हम मान के चलें, बाय डिफॉल्ट अगर हम मान के चलें तो इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अरे बॉन्ड कहाँ बन रहा है? बॉन्ड तो सारे के सारे वैलेंस बैंड में ही बन रहे हैं ना। और इसका जो कंडक्शन बैंड है, आइडियली इसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, एक स्पेशल काम ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें अगर, एट नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन से तो आगे हो गया है। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या है? मतलब एक तरह से थर्मल वाइब्रेशन। तो क्या होगा कि एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वन आउट ऑफ एवरी 10 to the power 8 silicon atoms, one EH pair is generated। अब ये EH पेयर का क्या मतलब है? देखो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई भी सिलिकॉन में ऐसा होगा, मतलब कितनी कम प्रोबेबिलिटी है इस बात की, ये मैंने इसलिए यहां लिख दिया है। 10 to the power 8 सिलिकॉन एटम्स में से एक सिलिकॉन एटम में ऐसा होगा। क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या खाली जगह आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया है यहाँ पे इन कंडक्शन बैंड। बोलो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ने ऐसा किया तो आप ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं होल। एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है और एक होल, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक EH पेयर जनरेट हुआ है। E जनरेट हुआ, H जनरेट हुआ, तो इट इज जनरेशन ऑफ EH पेयर। तो EH पेयर जनरेट अगर होगा तो किस रेशियो में हो रहा है, कितने EH पेयर जनरेट हो रहे हैं? तो आउट ऑफ एवरी 10 to the power 8 सिलिकॉन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, एक होल जनरेट हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करना शुरू कर देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करेगा
तो एक करंट इंड्यूस होगी, करंट जनरेट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, देखो जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये एक जनरल डाउट रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसे बैंड में है जिसमें ये मूव करने के लिए फ्री है। बताइए, एग्री करते हैं इस बात से? लेकिन एक बात और बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स में, बोलते ये हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो होल है ना, ये भी इधर की तरफ आना चाहेगा। मतलब सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग करंट लिखते हैं तो वो करंट दो वजहों से लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से और एक होल के मूवमेंट की वजह से। तो ये जनरली डाउट होता है कि सर होल में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको करंट क्यों ले रहे हैं? होल रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज, हाँ, एक्चुअली होल क्या रिलेटिवली है? होल पॉजिटिव। मतलब खाली है ना। तो देखो जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, होल इधर आ रहा है, तो होल इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होना चाहेगा। क्यों शिफ्ट होना चाहेगा? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। भले ही इस इलेक्ट्रॉन की जो मूवेबिलिटी है, या उसको बोलते हैं मोबिलिटी, इस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन मूव तो करना चाहेगा ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल पे जाएगा तो होल इधर आ जाएगा। तो क्या होता है, वैलेंस बैंड में होल का मूवमेंट होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और दोनों की वजहों से जो करंट जनरेट होती है वो हमारी नेट करंट होती है। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, एंड होल मूव्स इन वैलेंस बैंड, बट विथ लोअर मोबिलिटी। मोबिलिटी याद है क्या होता है मोबिलिटी? मोबिलिटी डिफाइन किया गया होगा करंट वाले चैप्टर में। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट फील्ड। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कंडक्शन बैंड में ज्यादा है, होल की मोबिलिटी वैलेंस बैंड में कम है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? तो कंडक्शन बैंड खाली है सब पूरा। कंडक्शन बैंड बना ही है कंडक्ट करने के लिए, क्यों? जबकि वैलेंस बैंड थोड़े ना बना है कंडक्ट करने के लिए। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इधर की तरफ लगाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इधर की तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये है कंडक्शन बैंड, तो क्या करंट इधर होगी? इसको हम लोग बोलते हैं IE, मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो होल होगा कौन से बैंड में? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड का जो होल है वो इधर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि होल पॉजिटिव की जैसा है। तो होल क्योंकि इधर जा रहा है तो उसकी वजह से जो करंट होगी, तो वो करंट IH इधर की तरफ जाएगी। तो जब हम लोग बोलते हैं I टोटल, तो I टोटल इस केस में IE प्लस IH होता है। मतलब होल्स की वजह से भी करंट होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होती है, टोटल करंट। बताइए पहले ये जो सामने कहानी हुई अभी।
अब मुझे एक बात का डाउट बताओ, तुम नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ कि कंडक्टर में भी ऐसे ही हो रहा है ना? बताओ, कंडक्टर में भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग करंट लेते थे, वहां पे तो हम लोगों ने Yes, sir. होल्स की वजह से करंट नहीं लिया। सर तो ऐसी यहाँ पे बॉन्डिंग ही क्यों नहीं ले वहां रहे? पे, वहां मेटालिक बॉन्डिंग होगी सर। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास केमिस्ट्री टाइप का जवाब है? हाँ, मतलब पहले हम लोगों ने होल्स की वजह से क्यों नहीं, बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, बट वो टूट तो सकती है, नहीं टूट सकती, ऐसी बॉन्डिंग है। एक्चुअली क्या है, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है, होल्स की वजह से और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो करंट है, वहां पे और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बोलिए बोलिए। सर वहां इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे तो उनके कंपैरिजन में शायद निगलेक्ट कर देते होंगे। हाँ, उनके कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देंगे, मतलब ऐसे समझो कि होल की वजह से जो करंट है वो 0.01 है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है 5 एम्पियर है। तो अब 5 एम्पियर में अगर हम 0.01 नहीं भी ऐड करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल की वजह से भी 0.01 है और इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.02 है, तो ऑब्वियसली ऐड करना चाहिए ना, ठीक है ना। इसके बाद कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि वो सबका प्रूफ नहीं है, वैल्यू याद रखो सीधे सीधे। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनी, एंड फ्री होल डेंसिटी, फ्री होल डेंसिटी NH is always a constant। एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये तो बोल सकते हैं ना कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, क्यों भाई? Ni को बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी है, ये हम लोग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। इसका एक एक्सप्रेशन होता है T⁻³ एंड E⁻⁻⁻ डेल्टा Eg, डेल्टा Eg वो हो गया फॉरबिडन गैप अपॉन KT। के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इसमें टेम्परेचर है। हालांकि इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया अभी तक, बस लिख लो, ठीक है ना। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इंट्रिंसिक में हमें बोलने की जरूरत ही नहीं कि इंट्रिंसिक के लिए Ni और NH डेफिनेटली इक्वल होंगे। क्यों? इंट्रिंसिक के लिए Ni और NH इक्वल होंगे, तो एक्चुअली Ni NH भी इक्वल है, तो Ni भी Ni और NH इक्वल है, तो ये Ni के ही इक्वल हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक में तो तीनों ही इक्वल रहेंगे, इंट्रिंसिक में तो तीनों ही इक्वल रहेंगे। और दूसरा पॉइंट है, अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, तो क्या होता है ना, किसी भी टाइम पे और टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स कांस्टेंट होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन ने नीचे आके वो होल को फिल कर दिया है। तो अगर EH पेयर जनरेट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ऑफ EH पेयर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म हो जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आके वापस से बॉन्ड बना ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ EH पेयर, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। बोलिए।
तो जनरेशन एंड recombination of EH pairs occurs in every part of semiconductor, and in thermal equilibrium approximately total number of EH pair remains same. मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर तो ये Ni बढ़ जाएगा, मतलब यही है, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है. इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं कि जितने जनरेट हो रहे हैं उतने कंज्यूम हो रहे हैं, एट ए टाइम टोटल कांस्टेंट है. थर्मल इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ जनरेशन इज सेम एज रेट ऑफ recombination. Rate of generation and rate of recombination, it is same. Clear है? So this was all about intrinsic semiconductors. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अब देखो प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं, रीजन कंडक्टिविटी कम होती है. प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नॉट यूज्ड ड्यू टू लेस conductivity. It can be increased by doping of other atoms into pure semiconductors. अब ये ना, ये डोपिंग का भी एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि डोपिंग कैसे होती है और ये कैसे पॉसिबल है, तो हम उसमें वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके केमिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना. तो इसको थोड़ा सा तुमको हाइपोथेटिकली डाइजेस्ट करना पड़ेगा इस बात को. देखो डोपिंग है क्या, डोपिंग हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालेंगे जो उसके लैटिस में, अगेन ये एक एक्सप्लेनेशन है, जो उसके लैटिस में क्या होगा कि सिलिकॉन को रिप्लेस करके वो नए वाले एटम्स वहां आ जाएंगे, कुछ कुछ जगह आ जाएंगे नए एटम्स. और उन नए एटम्स को जो हम भेजेंगे वो इस हिसाब से भेजेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा. या कोई ऐसे एटम्स भेजेंगे जिसमें होल्स बढ़ जाएंगे, तो एक बार होल्स और एक बार इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. तो उसी तरह से दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिफाइंड होते हैं, एक कहलाता है एन टाइप और एक कहलाता है पी टाइप. एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है. एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो हम लोग इम्प्योरिटी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग फिफ्थ ग्रुप का इम्प्योरिटी मिलाते हैं. फिफ्थ ग्रुप का इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, और पी टाइप के लिए थर्ड ग्रुप का इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ये पी टाइप बनेगा. इसको हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बोल सकते हैं और इसको हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी बोल सकते हैं.
ठीक है, तो समझते हैं 1 by 1 कैसे, कितना मिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना कि दे आर मिक्स्ड इन कॉन्सेंट्रेशन 1 out of every 10 to the power 5 सिलिकॉन एटम्स। मतलब इस हिसाब से मिलाते हैं कि 10 to the power 5 सिलिकॉन एटम्स के लिए एक एटम अवेलेबल हो, जो एटम हमने मिलाया है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है ना, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स so that they become extrinsic semiconductors। ठीक है, तो जैसे सपोज पहले देखते हैं एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग जो इम्प्योरिटी मिलाने वाले हैं वो मिलाने वाले हैं फॉस्फोरस। और कोई एग्जांपल है, फॉस्फोरस हो गया 5 वाला, आर्सेनिक भी हो गया। ठीक है, एंड दीज एटम्स आर कॉल्ड डोनर एटम्स। डोनर एटम्स इसलिए क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर देंगे जब ये सिलिकॉन वाली जगह में रहने पहुंचेंगे। ऐसे समझ लो, सिलिकॉन को रिप्लेस करके ये वहां पहुंचने वाले हैं। तो हम ये ऊपर वाला डायग्राम फिर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फिर से ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वो बैंड हो गया। ठीक है, एंड सपोज ऐसे सपोज करो कि भाई यहाँ पे एक सिलिकॉन की जगह हमने यहाँ पे एक फॉस्फोरस आ गया है। ठीक है, और फॉस्फोरस के पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन, ये अकेला छूट गया। ये उस लैटिस में एडजस्ट नहीं हो रहा है, और ये उस लैटिस में एडजस्ट नहीं हो रहा है यानी वहां पे इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए कंडक्शन बैंड में जाना उतना ही आसान हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जितने भी फॉस्फोरस एटम्स हमने डाले हैं, जितने भी फॉस्फोरस एटम्स डाले हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने इंक्रीज कर दिए हैं। बताओ, जितने फॉस्फोरस हमने डाले उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। देखो मैंने कहा ना कि और फालतू के डाउट आउट नहीं पूछो, ज्यादा केमिस्ट्री तो है नहीं, चल नहीं रही है, बहुत प्रोसेस तो बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत हल्के हल्के से पढ़ रहे हैं। डोपिंग का एक अलग तरह से पूरा फ्यूजिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जैसे आप देखो है क्या ना, केमिस्ट्री में भी जैसे आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, तो बहुत सारी चीजें थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक है ना, जिसका हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, वो थ्योरी है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसको अभी फिलहाल मेरे से केमिस्ट्री वाले डाउट मत पूछो। ठीक है, इनको हम डोनर एटम्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिवली फ्री है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है सिलिकॉन वाली जगह ले ले रहा है। तो लैटिस तो चेंज हो नहीं जाएगा, सिलिकॉन में थोड़ा फॉस्फोरस डाल देंगे तो, बट ये जहां जहां फॉस्फोरस गया वहां वहां के सिलिकॉन के साथ इसने जो भी बॉन्ड बनाए, चार ही बना सकता है क्योंकि लैटिस उसी टाइप की है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो मैंने अभी एक बात बोली कि जितना मैंने इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन मिलाया है, क्या सेम प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे? बस इतनी बात बताइए। यस यस सर। ठीक है ना, इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बता ही दिया, 1 out of 10 to the power 5 एटम्स। और इसमें यहां पे एक बात और लिख देना कि दिस इलेक्ट्रॉन इज very easily transferred to conduction band very easily transferred to conduction band
as donor energy level is close to conduction band। और ये वैल्यू ऐसे लिखी रहती है बुक में, बट जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजने के लिए हमें 1.14 चाहिए, क्यों, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए हमें सिर्फ 0.05 चाहिए, यानी बहुत आसानी से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे होल से? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स Yes. से ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और हम बोल सकते हैं कि Ne की वैल्यू इस बार NH से कहीं ज्यादा हो जाएगी। Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। ठीक है, या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो Ne है वो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल ND के इक्वल हो जाएगा। कैपिटल ND इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो वैसे भी निग्लिजिबल थे, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन में हमने एटम्स मिलाए हैं उसी कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट भी हो जाएंगे। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला के ऊपर लिखा था Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni², तो यहां से हम लोग NH की वैल्यू निकाल सकते हैं। NH की वैल्यू बन जाएगी Ni² अपॉन ND। तो ये एक फॉर्मूला आता है जो ध्यान रखना है आपको, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्योंकि ND बहुत लार्ज होगा तो NH की वैल्यू बहुत लो हो जाएगी। मतलब इस केस में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। सेकेंड इज P टाइप थोड़ा सुपर से थैंक यू। डन सर। P टाइप सेमीकंडक्टर्स। P टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम लोग इम्प्योरिटी कौन सी मिलाने वाले हैं बताइए? बोरॉन। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जो इसमें यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम और इंडियम। एल्यूमिनियम ही यूज होता है ज्यादातर, ठीक है ना। और इनको हम लोग बोलते हैं इस बार, नाउ दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स। तो एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम्स क्यों बोलते हैं भाई? तो ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्शन इनके बैंड से ले पास, सकते हैं। इनके आउटर सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक तरह से बोलते हैं सिलिकॉन में जाने के लिए इनको 4 चाहिए। सिलिकॉन के साथ सेट होने के लिए इनको 4 चाहिए, लेकिन इसके पास 3 ही है। डायग्राम बना देता हूँ। एल्यूमिनियम में तो क्या एक तरह से ये एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया? 1 एक्स्ट्रा होल इज जनरेटेड। 1 एक्स्ट्रा होल इज जनरेटेड, वो तो 3 के साथ ही बनाएगा।
यस सर। और यहाँ भी अगर उसी तरह से बोले कि कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा, होल्स। तो इस केस में बोलेंगे कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NE, और हम ऐसे बोल सकते हैं ये भी कि NH जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल Na के इक्वल होगा। कैपिटल Na इज concentration of acceptor atoms, और Ne into NH इक्वल टू Ni स्क्वायर से Ne की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फिर से Ni स्क्वायर अपॉन Na, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ भी आ जाएगा। नीचे अलग से देखो, ये बताओ N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर कैसे पोटेंशियल पे होंगे, मतलब न्यूट्रल होंगे, पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा? क्या लगता है? तो देखिए, चाहे N टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे P टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। जब ये बोला जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब ये भी है कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी उतने ही हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बताइए, ये पॉइंट लिखना पड़ रहा है मुझे वैसे तो, बट ऐसा ना हो P फॉर पॉजिटिव समझो और N फॉर नेगेटिव। वो बस ये समझाने के लिए है कि P फॉर पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और N फॉर इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बट एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। सेकेंड पॉइंट में, अच्छा, एक फॉर्मूला था I इज इक्वल टू AVD NE था ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I अपॉन A इज इक्वल टू VD NE। और मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? मोबिलिटी E tau by m। मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते थे, और इसको बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलते हैं ना। तो अगर हम इसको J लिख दें, करंट डेंसिटी, और VD की जगह म्यू इंटू E लिख दें, तो क्या ये म्यू NE कैपिटल E आ जाएगा? और इसी को हम लोग सिग्मा बोल देते हैं। सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फॉर सेमी कंडक्टर्स में जब हम लोग J लिखेंगे, तो ये J दोनों की वजह से लिखेंगे, मेन ये है, मतलब उसमें J इलेक्ट्रॉन भी होगा और J होल्स भी होगा। तो ये वैल्यू आती है म्यू E NE प्लस म्यू H NH ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू E इंटू कैपिटल E। तो ये पूरा वैल्यू इसका कंडक्टिविटी बनता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी में म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ये चारों चीजें हैं। मतलब क्लियर है ना सभी का? म्यू ई म्यू एच, म्यू ई क्या है, म्यू एच क्या है, एन ई क्या है, और एन एच क्या है। म्यू ई हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। जनरली किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? एन ई हो गया इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
NH हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्यादा होगा और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा? NNP। ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने बेसिक चीजें जान ली हैं और अब हमारा फर्स्ट जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड। देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज तो मतलब समझ लो कि बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली है, हाँ सुना होगा ना, वर्किंग इन सिलिकॉन वैली। तो जितने भी प्रोसेसर, कंप्यूटर, रैम, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ पूरा का पूरा इंडस्ट्री इसी पे से सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में आप ये डाउट कर सकते हो कि कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं जब वो बेटर कंडक्टिविटी का है। तो देखो कंडक्टर्स में क्या है ना, कंडक्टर मोस्टली फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि भाई हम कितना वोल्टेज लगाएंगे तो कितना करंट आएगा, वो उसके रेजिस्टेंस पे सीधे सीधे डिपेंड करता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर इज द सिंगल इक्वेशन विच अ कंडक्टर फॉलोज, या बोल सकते हैं कि सारे के सारे कंडक्टर्स फॉलो करते हैं। जो भी वोल्टेज लगाएंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। देयर इज नो कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेमीकंडक्टर से हमने ऐसी ऐसी डिवाइसेस बनाई हुई है जिसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पा सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, तो कंडक्टर से ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी। तो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस और कंडक्टिंग डिवाइसेस में ये फर्क है। सेमी कंडक्टर्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से फ्लो करेंगे, तो उसीलिए उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे बेसिक जो डिवाइस है इट इज पीएन जंक्शन डायोड, जो बेसिकली सिंगल कंडक्शन डायरेक्शन पे इसका मेन एप्लीकेशन है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, वो इसका बेसिक एप्लीकेशन है। बाकी इसके और एडवांस एप्लीकेशन भी हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे नाम से क्या लगता है? क्यों भाई? तो जैसे सबसे पहले लोगों को लगता है कि पी और एन को जोड़ देंगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा, तो नहीं, वैसे नहीं बनेगा, प्रैक्टिकली वैसा नहीं बनेगा। हमको क्या करना होता है, हमको एक सिंगल स्लैब ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना होता है। सिंगल स्लैब ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर इसमें हम डोपिंग का प्रोसेस लगाते हैं। डोपिंग का प्रोसेस कैसे कि लेट से उस स्लैब के लेफ्ट हैंड साइड पे, स्लैब की लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसमें एल्यूमिनियम फ्यूज करेंगे, और इस स्लैब के राइट हैंड साइड पे हम फॉस्फोरस फ्यूज करेंगे। मतलब हम एक तरफ P बना रहे हैं और एक तरफ N बना रहे हैं। अब ध्यान से समझना, जिधर P बना रहे हैं, इधर हम लोगों ने P बनाने का ट्राई कर रहे हैं और इधर हम लोग N बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो जिधर P बना रहे हैं तो बोल सकते हैं कि उस पार्ट में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जिस पार्ट में हम P बना रहे हैं वहां पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और जिधर हम N बना रहे हैं, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, एक तरफ होल्स ज्यादा हो गए, लेकिन ध्यान रखना कि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इनिशियली। लेकिन जब एक ही स्लैब के अंदर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा ना कि ये वाला जो पार्ट के हैं जहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जंप करने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उधर एक्स्ट्रा होल्स हैं।
तो अगर उधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उधर एक्स्ट्रा होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जंप होने लगेंगे। अब आप ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जंप करने लगेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के इधर जंप करने की वजह से करंट किधर आएगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड, इसको हम बोलते होल्स के हैं मूवमेंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन एन साइड टू पी साइड हो रहा है तो करंट किधर आएगा? तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक करंट आने लगेगी जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। और वो डिफ्यूजन करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? डिफ्यूजन करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन। अब समझना ध्यान से, पहले क्या था ना, पहले ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन डिफ्यूजन होने के बाद क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गए, इधर होल्स ज्यादा हो गए? नहीं हुआ ऐसा। तो क्या होगा ना, सडनली ये चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? सडनली ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि इसमें एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। लेयर कैसी फॉर्म होगी कि इधर की तरफ आ जाएगा माइनस और इधर की तरफ आ जाएगा प्लस। ये माइनस और प्लस किसकी वजह से अपीयर हुआ? और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने से आप ध्यान से देखो तो क्या डिप्लीशन लेयर में चार्जेस के शिफ्ट होने की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा? डिप्लीशन लेयर में केवल इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन साइड टू पी साइड। ठीक है। और सुनिए क्या होगा। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से थी? डिफ्यूजन करंट उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थी जो किधर की तरफ जंप कर गए थे, पी साइड पे। डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाना डिफिकल्ट हो जाएगा या इजी रहेगा? मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो डिप्लीशन लेयर बन गई। अब डिप्लीशन लेयर बन गई तो और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे अगर, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट होगा या इजी रहेगा? तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो नहीं मानेंगे, ज्यादा एनर्जी वाले होंगे, वो शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो जो ज्यादा एनर्जी वाले शिफ्ट हो रहे होंगे उनकी वजह से कौन सी करंट जनरेट होगी? उस करंट को बोलेंगे हम डिफ्यूजन करंट। ठीक है। बल्कि स्टार्टिंग वाली करंट को नहीं बोलना चाहिए डिफ्यूजन करंट, हमको डिफ्यूजन करंट बाद में ही बोलना चाहिए जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो चुकी है। ठीक है ना। मतलब अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जंप करेंगे। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये डिफ्यूजन करंट जनरेट होगी। दूसरा देखो, एक हम लोगों ने पहले प्रोसेस पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और पीछे लिखा हुआ है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैपेंस एवरीवेयर इनसाइड दी सिलिकॉन, इनसाइड दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंटिन्यूअसली ईएच पेयर जनरेट भी होते हैं और कंटिन्यूअसली ईएच पेयर कंज्यूम भी होते हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन दोनों होता है। अब इसमें बोलते हैं कि डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुल कर लिया जाएगा और होल इधर की तरफ पुल कर लिया जाएगा। यानी डिप्लीशन लेयर में उनके रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। डिप्लीशन लेयर में ईएच पेयर बनेगा तो, लेकिन डिप्लीशन लेयर में रिकॉम्बिनेशन ऑफ ईएच पेयर इज नेग्लिजिबल। in depletion layer recombination of an EH pair does not happen। क्यों नहीं होता है?
since E and H are pulled apart from इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर कोई ऐसा EH पेयर है, अगर कोई ऐसा EH पेयर है कि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और होल इधर चला गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से और इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर जाने से क्या एक करंट इधर की तरफ जनरेट होगी? और उसको हम लोग बोलते हैं IDR, नोन एज ड्रिफ्ट करंट। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है? ये थोड़ा पॉइंट ध्यान से समझना। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है? ड्रिफ्ट करंट है EH पेयर के जनरेशन की वजह से। और डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से? डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के N साइड से P साइड डिफ्यूज करने की वजह से है। ठीक है ना? और इन स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एग्जैक्टली सेम होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है। ठीक है ना? हेंस देयर इज नो नेट करंट, देयर इज नो नेट करंट, हेंस देयर इज नो नेट करंट। बट ये बताओगे कि P साइड और N साइड में हायर पोटेंशियल पे कौन हो जाता है? कौन हायर पोटेंशियल जाएगा? N वाला हायर पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव जहां पे है वो हायर पोटेंशियल है। ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक बात बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनाएं, वोल्टेज का ग्राफ ऐसे है, तो इधर से इधर वोल्टेज लो है, लेकिन सडनली ये वोल्टेज इधर इंक्रीज हो जाएगा और फिर इधर ये आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर N से P जाना है तो इतने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा उसको, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना? पोटेंशियल बैरियर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सीधे सीधे। ये थोड़ा सा कर्व रहता है, मतलब उसका स्लोप बीच में मैक्सिमम होगा, बाद में जाके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे। मतलब स्लोप उस ग्राफ का मैक्सिमम बीच में बनेगा। ठीक है? और इसी को हम लोग स्टेडी स्टेट में, या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो P हो गया, N हो गया, या फिर इसी का एक और सिंबल है, ये इसका सिंबल है, जिसमें ये P है और ये N है। हायर पोटेंशियल कौन है? क्लियर है?
10 करें, ज्यादा तो नहीं हो गया आज एक दिन के हिसाब से? बताइए यहाँ तक। सर हाँ सर एक बार ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बता दीजिए सर एक बार। देखिए, ड्रिफ्ट करंट है ईएच पेयर जनरेट होने की वजह से। एक एक करके फिर से समझिए, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे होल्स बढ़ाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्स दिख गए और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने लगे। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से शिफ्ट होंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव हो रहा है और इधर वाला पार्ट नेगेटिव हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि शुरू में ये जो डेप्लीशन लेयर है ये फॉर्म होना शुरू होगी, मतलब धीरे धीरे डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, और डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और जैसे जैसे डेप्लीशन लेयर बढ़ेगी, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी जाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको इधर जाने से रोकेगा, सीधी सी बात। लेकिन मैंने कहा कि फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो हायर एनर्जी की वजह से एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट जनरेट होगी उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहा है तो दैट मीन्स करंट जो है वो पी से एन जा रही है। तो पी से एन जाने वाली करंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पी से एन जाने वाली स्मॉल करंट को, बहुत स्मॉल करंट होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, वैसे समझ लो। पी से एन जाने वाली स्मॉल करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये था कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन, मतलब ईएच पेयर जनरेट हो रहा है थर्मल इफेक्ट्स की वजह से, ईएच पेयर कंज्यूम हो रहा है। तो कंजम्पशन, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ये पूरे सिलिकॉन में होता रहता है, ठीक है। मतलब कहीं पे ईएच पेयर बनेगा और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आके एच को फिल कर देगा तो वो कंबाइन हो गया। तो अल्टीमेटली ईएच पेयर्स का नंबर कांस्टेंट रहता है पूरे सिलिकॉन में। लेकिन डेप्लीशन लेयर में बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के होल का कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होगी, मतलब जीरो पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि जैसे ही कोई होल होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा। मतलब डेप्लीशन लेयर में इस बात की प्रोबेबिलिटी जीरो है कि कोई ईएच पेयर कंबाइन हो गया, अलग तो हो जाएगा। तो डेप्लीशन लेयर में ईएच पेयर का जो बनना है उसके बाद एच इधर चला जाएगा, ई इधर चला जाएगा। तो अब अगर ई इधर जा रहा है तो करंट इधर आ रही है ना, तो उस करंट को हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। उस करंट को हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट यस करंट, थैंक यू सर। ठीक है ना। स्टेडी स्टेट में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। तो अल्टीमेटली किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कोई करंट नहीं है। मतलब अगर डायोड हम खरीदने जाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, कहीं कोई करंट नहीं है, ऑलरेडी सब बैलेंस्ड है। हाँ, ये बात जरूर है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है पी और एन में से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ध्यान रखिए कि मिड पॉइंट पे मैक्सिमम जाएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, पहले स्लोप इंक्रीज होगा फिर स्लोप डिक्रीज होगा। ठीक है, बताइए। यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अब इस पीएन जंक्शन को यूज करते हैं स्टडी ऑफ पीएन जंक्शन। और स्टडी ऑफ पीएन जंक्शन को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो स्टडी करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक बोलते हैं
एक बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और एक बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायसिंग और एक बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। मतलब है क्या, अब हम इस डायोड में बैटरी लगाने वाले हैं और उस बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सा वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। V प्रोपोर्शनल टू I तो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस किसको बोलेंगे, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होगा, ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, ये रहा डायोड, देखिए हम क्या करने वाले हैं कि एक बैटरी हमने लगाई है और इस बैटरी के वोल्टेज को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो ये वाला डायग्राम हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का। मतलब P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और इसी में अगर हम बैटरी का साइन पलट दें, ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारी रिवर्स बायसिंग है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस्ड। अल्टीमेटली क्या करना है हमको, अल्टीमेटली हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है जो वोल्टेज अप्लाइड और करंट के बीच में होगा सर्किट में, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, अब तुम अगर पीछे की सारी बातें तुम्हारे दिमाग में हैं तो अब आगे अब बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं तो क्या है फिर याद ही करना है फिर तो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि डेप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है ऑपोजिट में, और अगर हमने बैटरी से इधर पॉजिटिव किया इधर नेगेटिव किया तो हम एक्चुअली डेप्लीशन लेयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं? सपोर्ट फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग डेप्लीशन लेयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं? उस अरे बैटरी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इधर की तरफ प्रोड्यूस होगा ना, बैटरी इधर पॉजिटिव लगाई इधर नेगेटिव लगाई है। तो बैटरी की वजह से एन इलेक्ट्रिक, हायर पोटेंशियल पे था ना जो, हाँ इनिशियली N- एन हायर पोटेंशियल पे था डायोड की वजह से, लेकिन हमने जो बैटरी लगाई है उसमें तो हमने पी को हायर किया ना, जी ठीक है। तो होगा क्या, जब हम इस बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो शुरू में तो क्या होता है ना, शुरू में तो जीरो वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे भी करंट नहीं बढ़ती है, मतलब ये ग्राफ शुरू में ऐसे बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ती, क्यों, क्योंकि वो डेप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे डेप्लीशन लेयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, या ऐसे बोलना चाहिए डेप्लीशन लेयर ही कम होती जाएगी, और डेप्लीशन लेयर कम होगी तो कौन सा करंट बढ़ेगा, डिफ्यूजन या डिफ्यूजन ड्रिफ्ट? डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब सडनली क्या होता है कि वो डेप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है, और जैसे ही डेप्लीशन लेयर खत्म होती है ग्राफ तुरंत ऊपर भागता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। ये ग्राफ सडनली भागता है एक्सपोनेंशियली, और जिस पॉइंट तक इस पे असर नहीं पड़ा उसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। और ये जो नी वोल्टेज है, दिस नी वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। मतलब सिलिकॉन डायोड अगर हम यूज कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट से कम पे एक तरह से डायोड ऑन ही नहीं हुआ, ऑफ है वो,
और 0.7 वोल्ट से जैसे ही हम आगे जाते हैं एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज होती है, और इस करंट का जो फंक्शन आता है ये है I इज इक्वल टू I नॉट एंड ब्रैकेट e टू द पावर EV अपॉन KT माइनस 1। अब e की पावर EV है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन वाला E है, कहाँ मैथ वाला E है? क्यों भाई? K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T क्या कहते हैं टेम्परेचर हो गया, V वोल्टेज का फंक्शन हो गया। और I नॉट को हम लोग बोलते हैं, I नॉट इज कॉल्ड रिवर्स saturation current. I naught is called reverse saturation current. तो इसमें जनरली ये बोला जाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड सपोर्ट करता है। तो क्या ये बात आपको ग्राफ से क्लियर भी हो रही है? क्यों भाई? ये वाला जो पार्ट है ये फॉरवर्ड बायसिंग का है। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में जब हम लोगों ने बैटरी का वोल्टेज इस तरफ बढ़ा रहे हैं तो क्या डेप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी ना? क्यों भाई? रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? डेप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, और डेप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि डिफ्यूजन कम हो जाएगा। लेकिन ड्रिफ्ट ना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट किसकी वजह से हो रहा था? ड्रिफ्ट हो रहा था EH पेयर के जनरेट होने की वजह से, और EH पेयर का जनरेट होना थर्मल एजिटेशन प्रोसेस है, वो एक्सटर्नल पे किसी पे डिपेंड करेगा नहीं। तो ये वाली करंट भले ही खत्म हो जा रही है लेकिन ये करंट बढ़ नहीं रही है। तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में देखा गया है कि ये ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नॉन जीरो, ठीक है ना, और ये बहुत निग्लिजिबल ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना। रिवर्स डायरेक्शन में निग्लिजिबल करंट फ्लो करती है माइक्रो एम्पियर में। लेकिन क्या होता है कि फ्लो करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं कि ये डायोड का ब्रेकडाउन है, और डायोड के ब्रेकडाउन के बाद फिर वो करंट जो है सडनली नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाती है, और ये ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डायोड। मतलब फिर ये उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में कि उसने AH पेयर जनरेट करना शुरू कर दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ EH पेयर जनरेट होने लगे, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ EH pairs are generated, hence IDR increases. तो ये हो गया आपका रिवर्स बायसिंग। तो ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया डायोड का, ठीक है ना। डायोड में जो भी चीजें होनी है वो इसी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से है। तो इसको देख के लगता है ना कि रिवर्स डायरेक्शन में ये डायोड कंडक्ट नहीं करता है, ये कंडक्ट करता है सिर्फ फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड
कैसा है, लो रेजिस्टेंस है, और रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं जो हर वैल्यू पे अलग अलग होगा, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टर नहीं है जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो। एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं dV अपॉन DI, मतलब आपके पास IV कर्व है, तो IV कर्व है तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप हो गया, ठीक है। और अगर कभी हमसे कहा जाए आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड हम उसको बोलेंगे जिसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 हो और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट हो। फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब एक्चुअली मोस्टली न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अब हम लोग शुरू होंगे, अभी तक तो मोस्टली हमको बेसिक बेसिक थ्योरी ही क्लियर करनी थी, ठीक है ना। डायोड से फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि डायोड ही उसका एप्लीकेशन है एक तरह से देखा जाए तो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखो करो ट्राई। हाँ ये ग्राफ तो प्रैक्टिकल डायोड का है, ग्राफ जो बनाया है वो प्रैक्टिकल डायोड का है। आइडियल डायोड के लिए तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, मतलब आइडियल डायोड का ग्राफ कैसा होगा, मतलब इधर वाला ग्राफ सीधे ऐसे हो जाएगा, इधर वाला सीधे ऐसे हो जाएगा, तो आइडियल डायोड का ग्राफ नहीं है, मतलब हाँ ये है, बट क्वेश्चन में ज्यादातर आइडियल डायोड ही रहता है। हमको वैल्यू पे सॉल्व नहीं करना होता है, रीजन क्या है कि वो ई की पावर का फंक्शन है, अब वो ई की पावर का फंक्शन मैथमेटिकली बहुत चैलेंजिंग होता है, तो क्वेश्चंस तो ज्यादातर आपको आइडियल डायोड के मिलेंगे। सिर्फ 5700 ओम। 5 7 नहीं, देखो एक बात का ध्यान रखना, जब हम लोग इसमें वो लगाएंगे ना केवीएल, वो केवीएल लगाने 4.3 में इंटू 10 टू पावर मान लो कि इसमें -3। करंट हम लोग आई ले लें, रेजिस्टेंस इसका, अच्छा आई तो दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज द मिनिमम करंट टू क्रॉस द नी वोल्टेज। तो देखो जब इधर से हम केवीएल लगाएंगे तो इसको लिखेंगे -5 वोल्ट प्लस IR और प्लस 0.7 लिखेंगे, मतलब केवीएल लगाने के लिए इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, तो प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R निकालना है, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 0.7 अपॉन करंट, तो करंट हो जाएगा 10⁻³ तो ये कितना आता है, 4300 आएगा। 4.3 किलो ओम। 4.3 किलो ओम, बताइए। यस सर। यस सर।
क्वेश्चन है, बट अब ये है कि सब मिक्स है क्वेश्चन। बट इम्पोर्टेंट बहुत है, मतलब देखो जैसे ये क्वेश्चन करते हैं 221। टू 21 डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब कि स्लोप हर जगह अलग अलग है ना, तो जिस पॉइंट का स्लोप पूछा जाएगा उस पॉइंट का निकाल देना है, तो दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या पूछा हुआ है? ID इक्वल टू 3 मिली एम्पियर पे, मतलब इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है। क्यों भाई? तो अब देखो है क्या ना, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है। तो अब क्या है ना कि इसमें आप यहां से लेकर यहां तक देखो, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है? भाई 1 और 3, 3 और 5, और यहाँ भी 0.05, यहाँ भी 0.05। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका स्लोप अगर हम लोग निकालेंगे DI/dV, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 - 1 10⁻³ डिवाइडेड बाई, वोल्टेज को देखेंगे तो 0.5 से 0.75 जा रहा है। यही है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। 0.5 से नहीं, 0.65 से 0.75, 0.75 माइनस 0.65, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा dV/dI। कितना आएगा ये? तो ये हो गया 0.1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4, 25 ओम आ रहा है, देखो। क्लियर है? बताइए। ठीक है ना? क्योंकि ये स्लोप सेम लग रहा था इस लाइन का और इस लाइन का, तो मैंने ये पूरी स्ट्रेट लाइन ले ली, और क्या। सर उनके अलावा किसी पॉइंट से स्लोप निकालते तो गलत आता। उसके अलावा किसका लेते? लोगे तो उसी के आसपास का ही ना, दूर का लोगे? ये बताओ, लोगे तो कोई आसपास का ही पॉइंट ना। यस सर। देखो जेई मेन का क्वेश्चन अगर है तो बस, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, कम से कम में जो हो जाए, खत्म हो जाए क्वेश्चन, उसको करके आगे बढ़ो बस। डोंट मेक क्वेश्चन डिफिकल्ट बस। 235 देखिए, इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायसिंग में काम करेगा ही नहीं। रिवर्स बायसिंग में सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कभी भी करंट इधर से नहीं जाएगी, जब भी जाएगी इधर से जाएगी। तो अब अगर हमने बैटरी ऐसे लगा रखी है, तो कौन से डायरेक्शन में, कौन से एक तरह से डायोड काम करेंगे? हम्म सेकंड वाला, कौन सा डायोड काम नहीं करेगा? या तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो,
हाँ, फर्स्ट और सेकंड काम करेंगे, ये नहीं काम करेगा, ये वाला सर्किट ओपन हो जाएगा। बोलो, जो भी करंट है ऊपर से ही जाएगी, नहीं, मान लो इधर से जाएगी I2 और इधर से जाएगी I3, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 30 ओम है। तो एक ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 160, तो इन दोनों का मिला के हो गया 80 ओम। 80 ओम और 20 ओम मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 एम्पियर। 100 ओम। तो करंट सीधे सीधे 2 एम्पियर हो गई। बोलिए, मतलब डायोड एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा ना, जो भी फॉरवर्ड बायस वाला डायरेक्शन होगा इसका। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट है बताओ। ये देखो 214, सब 0.02 एम्पियर। आ रहा है आंसर। 20। अरे एक ही करेगा कंडक्ट, D1 D2 इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस, तो D1 काम करेगा। D1 का रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 50, तो करंट बेसिकली इस डायरेक्शन में 20 जाएगी, मिलियन। इधर जाएगी और इधर जाएगी, इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 50 प्लस 130 300। प्लस 120, 300 ओम। तो I की वैल्यू हो गई 6/300, 5 मिली एम्पियर। हाँ, 5 आंसर होगा। 20 क्यों? मिलियन। 5 या 50? 1/51। 6/20, हाँ, यस। 20 मिली एम्पियर, करेक्ट। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट टर्न पे बढ़ाते हैं। बोलिए, ठीक है। यस। बाकी कम्युनिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। बोलो, यस सर। ठीक है ना। थोड़ा सा और बचा हुआ है, मतलब 2 घंटे लगेंगे कम से कम और सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ओके देन।